अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं और तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है परमवीर चक्र संजय। तो संजय जी हैं, ये इंडियन आर्मी के सोल्जर। तो इनको परमवीर चक्र मिला है कि जो 1971 की नहीं 1999 की कारगिल की जो जंग हुई थी उसमें भाग लिया था। तो बहादुरी के साथ लड़े थे भाई। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। उसी टाइम पे वो वॉर कारगिल वॉर का बिगल बज गया। तो दुश्मन इतना फायर खोल दिया कि जो हमारे रास्ते सब बंद हो गए। तो जैसे उसने फायर खोला तो मेरे यहाँ घुटने में 2 गोलियां लगी। थोड़ी देर के बाद गोली पत्थर से टकराने के बाद साइड में लगी। जो मेरा बड़ी था उसने 2-3 बार मेरे से सारे में बात की, बोला क्या हुआ। मैंने उसको एक चीज़ बताई, मैं बोला भाई काम हो गया। बस ये था कि हौसला था कि कुछ ना कुछ तो अभी करना है। तो मैं हर किसी हिंदुस्तानी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। मैं सूबेदार संजय कुमार 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से संबंध रखता हूँ। मेरा जन्म हिमाचल के बिलासपुर गांव में एक छोटे से कस्बे में हुआ जिसका नाम बकान। स्कूली शिक्षा और बचपन मेरा वहीं पे बीता। उसके बाद पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरा एक सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश सेवा के लिए और सेना में जाने का मेरा एक सपना था। क्योंकि मैंने जब एनसीसी भी ज्वाइन किया था स्कूल टाइम जब, और दूसरा हमारे हिमाचल में हर घर में 1 से 2 फौजी रहते हैं। तो शुरू से ये एक एम बन जाता कि मैंने आगे जाके क्या करना है। तो उसके बाद जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हमने इसके लिए ट्राई करना शुरू किया तो काफ़ी बार उसमें असफलता भी मिली। और वो 96 जून में फर्स्ट में जनवरी और मार्च और उसके बाद मई में 3 भर्ती मैंने कंटिन्यू अपने जबलपुर सेंटर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर राइफल का जो सेंटर है उसमें कंटिन्यू 3 भर्तियाँ मैंने अटेंड की। तो 2 भर्तियों में तो मैं असफल रहा। वहाँ पे लास्ट टाइम पे मेरिट लिस्ट में रह जाते थे, लेकिन हमने वहाँ पे हौसला नहीं छोड़ा, लेकिन कंटिन्यू उसको जारी रखा। तो तकरीबन थर्ड जो मई वाली जो भर्ती थी जिसका परिणाम जो जून में जब निकला तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया फ़ौज के लिए। तो उसके बाद मैंने 1 साल का ट्रेनिंग जबलपुर सेंटर में ही किया। तो जो कुछ था फ़ौज में, आपको पता है कि जो ट्रेनिंग हमारा जिस तरीके से रहता है, वो ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद हर सैनिक का सपना रहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे करे। तो ऐसा ही जज्बा लेके हम लोग भी फ़ौज में गए थे। और जैसे मैं ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब मैं पोस्टिंग गया तो मेरी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल थी तो वो बैरकपुर कलकत्ता में पोस्टेड थी। जैसे मैंने वहाँ जाके उनको ज्वाइन किया तो कुछ ही टाइम के बाद हमारी जो पोस्टिंग थी वो सोपोर श्रीनगर के इलाके में डिप्लॉय हो गई। तो 2 साल मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ। और सीखने के बाद जैसे वहाँ का टर्नओवर 2 साल का जब ख़त्म हुआ तो उसी टाइम पे वो वॉर कारगिल वॉर का बिगल बज गया। क्योंकि जो दुश्मन ने वहाँ पे घुसपैठ कर दी थी उसके लिए हमारी जो मेरी जो यूनिट थी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को भी वहाँ जाने का मौका मिला। और उस टाइम पे मैं जब मेरी पलटन सेलेक्ट हुई थी तो मैं उस टाइम पे लीव पे था। और लीव से जब वापस आया ट्रेनिंग कैंप में तो मुझे पता चला कि मेरी पलटन आगे जा रही है। तो हम लोग जल्दी से अपनी पलटन में पहुँचे और अपने साथियों के साथ मिलके द्रास के लिए मूव कर गए। जो चीज़ हमने इतने साल में सीख रखा था उसको हमें पता था कि वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो हमने जैसे ही ऊपर वाली जो पलटनें थी जैसे ही वो कामयाब हुई, जो उनको टास्क दिया था, जब उन्होंने वो सक्सेसफुल हुए तो हमने उनको रिलीव करके आगे बढ़ना था। अब सबसे बड़ी बात हुआ कि हाई एल्टीट्यूड एरिया, और आप जानते भी होंगे कि द्रास सेक्टर जो विश्व का यानी नंबर 2 ठंड के जो ज़्यादा ठंडा इलाका जो रहता है वो विश्व में तकरीबन नंबर 2 पे आता है। क्योंकि फर्स्ट ग्लेशियर के बाद द्रास की जो ठंड है वो सबसे ज़्यादा है। और हम उस इलाके में खुले में तकरीबन 10 से 12 दिन रहने वाले थे। ये एक सबसे बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि इतने टाइम के लिए हमने ओपन में व्यतीत करने, जिसके लिए सर पे कोई छत नहीं है और ना उसके लिए पूरा फुल क्लोथिंग। अगर आप उस टाइम के हालात को देखें तो उस टाइम पे फुल क्लोथिंग, लेकिन फिर भी जज्बा जो था फौज का वो अप था कि उनका जो आगे बढ़ने का जो उनके उत्सुकता थी वो ज़्यादा थी। और जैसे हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो दुश्मन का जो फायरिंग रहती है वो भी ऊपर से चलती रहेगी। और जो रास्ते हैं, जो आसान वाले रास्ते होंगे उसके ऊपर दुश्मन का फायर रहेगा, तो आपको चढ़ने के लिए जो है काफ़ी
जो मुश्किल वाले रास्ते रहते हैं वो आपको अपनाने पड़ते हैं। उसको करने के बाद आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वहाँ की ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। जैसे हाइट आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, हाइट में जाते जाते आपको ऑक्सीजन जितनी कम हो जाती है कि आपका जो यहाँ पे अगर आप 100 मीटर अगर जितने टाइम में चलते हैं वहाँ आप 10 मीटर नहीं चल सकते। और जब हमने फर्स्ट में जब हम्प और रॉकी नॉप जबकि फीचर थे दो, जो पहाड़ी का नाम दिया हुआ था, उस पर जब हमने अटैक करना था, हमारी अल्फ़ा कंपनी प्लस चार्ली कंपनी वहाँ पे गई थी। 2 दिन तक फर्स्ट जो ऑपरेशन था, 2 दिन तक हम दुश्मन उस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जब तीसरे दिन जब सुबह ही तकरीबन हमने दिन को ही अटैक करके बिना किसी कैजुअल्टी से उस एरिया को ले लिया, बिना किसी कैजुअल्टी के। वो सिर्फ जो हमने जैसे मैंने पहले बताया कि वो हालात सिखाते थे हमारे को कि हमने यहाँ लड़ना कैसे है, इस सिचुएशन को हमने कैसे पार करना है। वो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही दुश्मन के साथ रह के और उस हालात से जूझ के ही हमें उस आइडिया से आना शुरू हो जाता था। और जब वहाँ फर्स्ट ऑपरेशन जब हमारी यूनिट ने जब सक्सेसफुल किया तो जो जवानों में जो जोश था वो काफ़ी बढ़ गया। उनको जो पहले जो उनके सोच थी कि इस एरिया को हम कैसे कैप्चर करेंगे, लेकिन जब हो गया तो उनको पता था कि अगर हम इसको ले सकते तो आगे वाले जो चीज़ है उसको लेने में तो और आसानी है, क्योंकि अभी और एक्सपीरियंस हमारे अंदर भर गया था। क्योंकि जो एक्सपीरियंस पीछे लिए और यहाँ लिए उससे तो हम कहीं और अच्छा आगे जाके कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जब नेक्स्ट ऑपरेशन हमें मिला, जो एरिया मिला था वो था 0.4875 मॉस्को वैली पे। और वो भी अपने इतना इम्पोर्टेंट इलाका था वो कि जो नेशनल 1 अल्फ़ा था हमारा, जो श्रीनगर से लेह की तरफ जाता है, उस पर वो बैठे हुए दुश्मन जो थे वो पूरा डोमिनेट करते थे ऊपर से। और जो हमारी गाड़ियाँ, सिविल की गाड़ियाँ वहाँ पे जितनी जाती थी उनको वो ऊपर से हिट करते थे। तो पूरी प्लानिंग करने के बाद 2 तारीख को हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 3 जुलाई को हम लोग दिवस मैप पे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। और 4 जुलाई को हमने पूरा प्लान करने के बाद लास्ट लाइट के बाद हमने ऑपरेशन करना था। तो जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन दुश्मन का फायरिंग और हमारा फायरिंग नॉर्मल टाइम से डबल बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि दुश्मन को भी आइडिया हो जाता है कि आज इस पोस्ट पे अटैक होना है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको आइडिया जब चल जाता है कि आज मेरे इस इलाके में ऑपरेशन होना, तो वो उस इलाके में जितने भी रास्ते ऊपर चढ़ने के हैं दुश्मन पूरा उसको ब्लॉक कर देता है फायरिंग के जरिए। तो जो हमने जो रास्ते स्टडी किए थे, जो मैप पे भी और बाकी इस पर ब्रीफिंग में हमने शामिल किया था कि कैसे कैसे हमने जाना है। ये रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता तो हमने दूसरा रास्ता कौन सा अपनाना है, अल्टरनेट हमें लेना पड़ता है। 2 प्लानिंग करके चलते हैं। अगर एक प्लानिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम सेकंड वाले उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे 4 जुलाई रात को लास्ट लाइट के बाद हम शुरू हुआ तो दुश्मन ने इतना फायर खोल दिया कि जो हमारे रास्ते सब बंद हो गए। हम तो स्काउट थे आगे चलने वाले, सबसे कंपनी के आगे चलने वाले, तो हमें तो जो रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, फायरिंग ही फायरिंग मिल रहा, तो हम आगे कैसे बढ़ते। अगर बढ़ते तो फिर हमारे सबका नुकसान होता, हमारे कंपनी की काफ़ी कैजुअलिटी हो जाती। तो हम जो टास्क दिया उसको तो फिर पूरा कर नहीं पाएंगे। तो हमने जो फिर सेकंड प्लान जो बनाया था उस पर काम करना शुरू किया। और जब सेकंड प्लान था तो सेकंड प्लान ऐसा था कि जो पहाड़ी के बिल्कुल खड़ी चट्टान थी उस साइड से हमने चढ़ना था। और उस पर चढ़ने के लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। कहीं पे आपको स्लेदरिंग के लिए उसमें रस्सियाँ बांध के उस पर लोगों को चढ़ाना पड़ेगा। यानी उसको करने के लिए फिर टाइम चाहिए। तो हमारे पास अभी तरीका और कोई नहीं था। तो हमें वही था कि अभी हम जो कठिन वाला रास्ता है उसको अपनाएं और धीरे धीरे कैसे न कैसे करके हम कंपनी को ऊपर तक पहुंचा दें, चाहे रोप लगाएं चाहे कुछ भी करें। तो हमने अपनी जो सेकंड टास्क पे काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको अंजाम देते चले गए। लेकिन हमारी जो रफ्तार थी, जो हमने प्लानिंग किया था कि हम 2 से 2:30 बजे तक दुश्मन के संगड़ के ऊपर धावा बोलेंगे, वो हम नहीं बोल पाए। तो इस तरीके से काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो हमारा प्लान था वो सारा फेल हो गया। और जो दिया हुआ समय था, जो हमारा कोऑर्डिनेट था, पूरे जो हमारे वेपन जो पीछे रहते हैं, जो हमें फायर सपोर्ट देते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो सारा ख़राब हो गया। अभी हम लोगों ने फिर भी चलना शुरू कंटिन्यू रखा क्योंकि दुश्मन से हम काफ़ी दूर थे। और सुबह के टाइम तक हम दुश्मन से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पे रह गए और तब तक दिन निकल चुका था। तो हमने जो वहीं पे एक साउथ स्पर करके पोस्ट था छोटा सा नीचे, तो मेरे जो कंपनी कमांडर थे गुरप्रीत साहब ने तो प्लान किया कि यहाँ पे ही एक सेफ इलाका है, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे बैठे और जैसे जैसे उस टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था, जैसे 6-6:30 बजे का टाइम हुआ, जैसे ही बिल्कुल लाइट आना शुरू हो गई, बिल्कुल यानी क्लियर दिखाई देना शुरू हुआ, तब ऊपर जो पोस्ट था, जो 475 का पोस्ट हमने कैप्चर करना था,
वो दूसरी पहाड़ी पे जो दूसरी रेजिमेंट चढ़ रही थी, जो लड़ाई वहाँ पे चल रही थी, वो उनको देख रहे थे, और जो पोस्ट उन्होंने लेना था वो वाला दुश्मन हमें देख रहा था। तो ऊपर से वो क्रॉस फायर शुरू हो गया। दोनों ही यूनिटों की हमारी कैजुअलिटी सुबह सुबह शुरू हो गई। और जब आपको पता ही है, जब कैजुअलिटी शुरू हो जाती है तो फिर उसमें सोच विचार करने के लिए शुरू हो जाता है कि अभी अगर इस तरीके से कैजुअलिटी रहेगी तो आप क्या करोगे, क्योंकि यही तो एक डिसीजन मेकिंग रहता है। जो हमारे कमांडर रहते हैं तो वही मैप पे डिसीजन अभी क्या लेंगे। अब सभी को यही था कि जो हमारे पास टाइम है इसको कैसे न कैसे हम मैनेज करें और कैसे न कैसे हम दुश्मन तक पहुँचें। लेकिन उसके लिए दिन को आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था। अभी आप जानते हैं कि वो पक्के संगड़ तो बंकर नहीं थे, वो संगड़ थे जो पत्थरों से बना के उन्होंने चारों तरफ से पत्थरों की ढेरी लगाते थे और बीच में खुद बैठ जाते थे। तो जब उसके आसपास में कोई भी आके आरटी का गोला होगा या एडीएम की मिसाइल होगी, जब वो उसके आसपास जाके फटेगा तो उससे ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से उसके तो स्प्लिंटर निकलेंगे, पत्थर भी टूट के और ज़्यादा बनाएंगे। तो वो क्या था कि दुश्मन की जो गनें थी, ये 2 EMG गनें थी जो यूनिवर्सल मशीन गन होती है पाकिस्तान आर्मी के पास। तो वो गनें कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड, यानी हमने जो टाइम नोट किया था तो तकरीबन 40 से 45 सेकंड का टाइम मिला था हमारे को, जो उस टाइम पे उनकी गन फायर करना बंद हो जाती थी। तो वो टाइम था हमारे पास कि हम यहाँ से अपन जहाँ हम इस टाइम बैठे थे यहाँ से भाग के उस एरिया में पहुँच जाएँ जहाँ पे आर्ट भी थी और दुश्मन की नज़रों से बाहर चले जाएँ। तो हमने पूरा प्लान किया कि जो सेक्शन थी हमारी, एक JCO 10 सवार की हमारी सेक्शन थी, जो लीडिंग सेक्शन थी जिसका मैं स्काउट था। तो हमने सभी ने प्लान किया कि इसको कैसे अंजाम देना आगे, क्योंकि बिना प्लानिंग से कुछ नहीं हो सकता था। तो सभी ने प्लान किया कि ठीक है, आप यहाँ से जब मूव करोगे तो दुश्मन तो छुपा हुआ है, उसको वो हमारी तरफ नज़र उनकी नहीं है, वो उनकी निगाहें हमारे पे नहीं है, तो उसको आइडिया नहीं चलेगा कि आप लोग आगे जा चुके हो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रॉल करके हमारे पास पूरा दिन पड़ा है और पूरी रात है लड़ने के लिए। हमें कैजुअलिटी कम से कम कैजुअलिटी में आगे बढ़ना है, और जितनी भी कार्रवाई आप करोगे वो पूरी साइलेंट होगी, सिर्फ इशारों पे। हमने, क्योंकि अगर वहाँ पे हम हल्ला करते या बातचीत करते या कुछ इशारे करते, फायरिंग करते, तो जो ऊपर बैठा पोस्ट पे जो पाकिस्तान का सोल्जर है उसको पता चल जाता कि हमारी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि हम जस्ट उसके पीछे नीचे बैठे हैं, 50 मीटर के नीचे बैठे हैं। वो पत्थर भी गिराएगा तब भी मार देगा, ग्रेनेड फेंकना तो दूर की बात थी, क्योंकि वो हाइट पे बैठा है, उसके पास जो हाइट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा था उसको। लेकिन हमारे पास वो नहीं थी, हमें हाइट चाहिए थी कैसे न कैसे। तो हम लोग प्लान किया पूरा कि हम पूरी कार्रवाई साइलेंट करेंगे और बड़ी पैर में आगे हरकत करेंगे। जैसे जो वहाँ बंकर पे पहुँचेगा वो बंकर को क्लियर करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। तो हमने धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की थी, और तकरीबन हम लोग जो फर्स्ट बंकर था उनका, जो फॉरवर्ड 75 का, उस पर हम 1 बजे जाके ऊपर पहुँचे। हम ऐसी जगह पे पहुँच गए कि अगर खड़े हो जाएं तो हम दुश्मन की गन को पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम 2 लोग ओनली, ना हमारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस था, ना इतना ज़्यादा हमारे पास कोई एक्सरसाइज कर रखी थी कि हमने कि इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। बस ये था कि हौसला था कि कुछ ना कुछ तो अभी करना है, क्योंकि हमें ये भी आइडिया था कि हम यहाँ दुश्मन के नीचे जस्ट बिल्कुल बंकर के बाहर, यानी आप समझ लो कि खिड़की के बाहर बैठ के कितनी देर बैठ पाओगे। दुश्मन को अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पता चल जाता कि कोई बाहर बैठा है तो वो पत्थर मार के मार देता हमारे को, ग्रेनेड फेंकना तो बहुत दूर की बात थी। तो हमें आइडिया था कि हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, अब कुछ करना है वो जल्दी करना है। तो जो मेरा बड़ी था उसने बोला भाई और कोई हेल्प नहीं करेगा, जो कुछ करना है अपनी हेल्प खुद ही करनी है, अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप ऐसा करो, अपनी फील्ड पट्टी जो हमारे पास रहती है, अपने आप को इंजर्ड जब हो जाते हैं तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए, तो मेरे पास भी फील्ड पट्टी थी, उसके पास भी फील्ड पट्टी थी, तो उसने अपनी भी निकाली और मैंने भी अपनी निकाली। तो उसने कहा तू यहाँ बैठ जा और अपने हाथों में पट्टियाँ बांध ले और यहाँ अपना बिल्कुल रेडी रहना तूने। मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाऊँगा, थोड़े से आगे एक पत्थर था, उसकी आड़ थी, मैं उस लाके आड़ से जाके ग्रेनेड फेंकूँगा। मेरा काम है गन को साइलेंट करवाना, तेरा काम है गन को निकाल के फायर खोलना। हमने अपना अपना काम बांट लिया दोनों ने, और वो क्रॉल करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गया जहाँ वो पत्थर था, जहाँ से वो आड़ से वो ग्रेनेड फेंक सकता था। तो जब उसने क्रॉल किया आगे, अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे जो कार्रवाई करते हैं प्लेन में ग्रेनेड फेंकने की करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो हाइट पे फेंकना था, ऊपर वाली साइड में फेंकना था वो भी। तो उसने जो 2 ग्रेनेड रहते हैं हमारे पास हमेशा, हर जवान को 2 ग्रेनेड मिलते हैं, तो उसने दोनों ग्रेनेड को प्राइम करके रख लिया अपने पास। फर्स्ट वाला को निकाला, पिन निकाली और फेंक दिया। अभी फर्स्ट टाइम फेंक रहा और लेट के फेंक रहा है, बैठ के भी नहीं फेंक रहा, लेट के फेंक रहा है।
तो लेट के फेंकने में उसने जोर लगा दिया। अभी उनका जो संगड़ था, जैसे मैंने पहले बताया, पत्थरों से बना संगड़ था, तो ऊपर से ओपन था वो, तो अगर उसमें फेंकते तो वो अंदर गिर जाता। लेकिन अभी अगर उसने कम जोर लगाया होता और वो पत्थर से टकरा के अपने ऊपर ही आ जाता तो वो अपने ग्रेनेड से खुद मर जाता। तो उसने क्या, फर्स्ट ग्रेनेड जब फेंका तो उसने थोड़ा जोर लगा दिया और वो बंकर के पीछे चला गया। जैसे बंकर के पीछे गिरा और उसकी आवाज़ हुई तो अंदर वालों को पता चल गया कि यहाँ इंडियन आर्मी पहुँच गई। और जैसे ही अंदर से हड़बड़ाने की और बोलने की आवाज़ें शुरू हुई तो हमने बोला भाई अब गए। लेकिन बड़ी, मैं जैसे आपको बोला कि मेरे से थोड़ा सीनियर था और थोड़ा तेज था, उसने देरी नहीं की और जो दूसरा ग्रेनेड था उसके पास, उसने दूसरा ग्रेनेड निकाल के फेंक दिया और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ गिरना चाहिए था वहाँ गिरा। जैसे संगड़ के अंदर ग्रेनेड फटा तो जो थे वो सब इंजर्ड हो गए, कुछ कैजुअलिटी हो गए। और जो दोनों गनें थी, जो उस पर 2 गन लगी थी, 2 होल थे उस संगड़ के, वो दोनों गनें फायर करना बंद हो गई। अभी मेरा टास्क शुरू हो जाता था। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो आधा पार्ट आज कर रहे हैं, आधा जो है वो फिर कभी करेंगे। तो ये थी संजय जी की कारगिल की स्टोरी, ये सुना रहे थे जो इनके साथ हुआ, जो हालात हुए। तो आर्मी का जुनून शुरुआत में जो बताया गया कि 2 दफ़ा ट्राई किया और रिजेक्ट हिमाचल से भाई। तो 2 कह रहे थे कि हर घर में 1-2 फौजी वहाँ पर इतनी लगे ना फौज के लिए। भाई साहब, ये हमारे लोग कहते हैं जज्बा ही है पाकिस्तान में, लेकिन वो भी तो देखो ये लोग जो है संख्या में, फिर अगर हर घर से ही फौजी, हर घर में कम से कम 2 फौजी, तो फिर वो जाते हैं ना आर्मी में लोग शौक से। अच्छा, एक बार 1-2 दफा ट्राई किया, नहीं लगा, फिर तीसरी बार कोई हमारे जैसा होता तो उसने हिम्मत नहीं हारी भाई ने, उसे जज्बा था था। क्या 2 दफा कर लिया। उसने कहना था कोई और शोभा अख्तियार करते हैं, भाई इधर ट्राई किया, नहीं बात बनी। मेरे ख्याल में हम आर्मी के लिए बने ही नहीं है। लेकिन जब इंसान कुछ करने के लिए ठान लेता है ना भाई साहब, बिल्कुल उस तो मकसद हो ही को, उस जाता है। गोल को अचीव करने के लिए भाई साहब वो कुछ न कुछ कर गुजरता अच्छा, है। एक चीज नोट की हमने कि जो पहले भी देखी थी ना, वो दरिंद्रा नहीं, जितेंद्रा सिंह मेरे ख्याल में नाम जितेंद्रा, था, हाँ। जितेंद्रा। तो उनका जो सुना था कि वो भी जंग थे, जब वो उनके भी 1-2 साल की ट्रेनिंग थी। हाँ, सही बात। जब- ट्रेनिंग के फौरी बाद ही ये वाकया पेश हाँ, आया। तो ये भी अभी कितने 1996 में इन्होंने ज्वाइन किया है। 1 साल की ट्रेनिंग, 2-2.5 साल बाद 2 साल बाद इनकी उधर जो पोस्टिंग हो जाती है जहाँ पर जंग का माहौल। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो यंग होते हैं लड़के, उनको फिर भेजते हैं जंग में। एक तो पहाड़ी इलाका था भाई, असल हिमाचल में जो सिचुएशन वहाँ की थी ना, ऑक्सीजन भी इतनी कम, ऊपर से सर्दी, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी 10-12 नहीं दिन होगा तक वो भाई उस साहब माहौल खुले में में बर्दाश्त आपको कर रहना सकेगा। बगैर खाना हाँ, पीने ये है बड़ी कि हिम्मत की बहुत बात है दुश्वारी यार। होती है। यंग बंदा जो है ना, वो उसकी ट्रेनिंग कम भी हो ना, लेकिन वो उसका ये होता है कि वो उसके जो बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। एज बंदा तो उसका जो सांस फूल जाएगी, उसको थोड़ी सी मुश्किलात का ज्यादा सामान उठाने में भी दिक्कत आती है। दिक्कत अगर आती है। जंग होगा तो जंग पहले को- जितना मर्जी वो सामान साथ उठा थकता कर काम जा है, सकता है। थकता काम है दूसरे की निस्बत देखा जाए। और भाई और सर ने जो बड़ी अच्छी बात की है कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें वो साथ साथ में सीखना पड़ता है। जिस तरह एक बंदा गाड़ी चलाता है तो वो शुरुआत में वो गाड़ी चला लेता है, वो सीख लेता है, लेकिन वो पक्का कब होता है जब वो बार बार गाड़ी चलाता है, एक्सपीरियंस लेता है। जी क्योंकि हालात जो होते हैं हर रोज मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। सही बात है। अब जंग का माहौल जो हर रोज एक जैसा थोड़ी रहता है। ना कभी चढ़ाई पे चढ़ना, कभी नीचे उतरना पहाड़ों से, कभी दुश्मन एक तरफ से घेरा है, कभी 2 तरफ से घेरा, कभी 3 तरफ से घेरा है। तो सिचुएशन हाँ, हर दफा चेंज होती रहती है। ट्रेनिंग में और जो जंग का माहौल में उसमें भाई साहब जमीन आसमान का फर्क फर्क होता है वैसा। हाँ, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में तो आपने सिर्फ फायर को खोलना, गन को खोलना, बंद करना, या वर्दा जो ऊपर फिटनेस होगी fitness थोड़ी बहुत, होती है। इतना हो सकता है, या तो थोड़ी देर ट्रिकें होती हैं जो बता देना। और जब जंग का माहौल होता है उसमें भाई साहब दुश्मन को मद्देनजर रखते हैं, अपनी हिकमत और अमली चेंज करनी अगला पड़ती भी है। सीखा बिल्कुल। होता है। हाँ, ये दोनों बात- ये कहते भी दोनों ट्रेन होते हैं, सामने वाले भी ट्रेन है। वाज़ेह है। तो ट्रेन आर्मी के साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें और इंडिया ऊपर के से मुश्किल ये बात है वो ऊपर बैठे हुए बैठे हैं। पाकिस्तानी और इन्होंने नीचे से जाना है। वो तो ऊपर से पत्थर ही फेंक देना बगैर कुछ गोली या कुछ सही और बात है। किए, पत्थर ही फेंक दे तो भाई साहब बंदे पत्थर इतनी स्पीड से आएगा बंदे को उसने मर जाना भाई साहब उसी वक्त मर दे।
और मैं हैरान और था। ऊपर वाला बंदा जो है ना छोटे पत्थर के पीछे भी छुपा रहता है वो दिखाई नहीं देता, नीचे वाला बड़े के पीछे भी छुप जाता भी दिखाई देता है क्योंकि वो ऊपर से देख रहा होता है। सही बहुत मुश्किल, बहुत बहादुरी के साथ भाई साहब लड़े हैं, तभी जाकर वो जो कैप्चर मैं सोच रहा हूँ वो लेटे लेटे जो ग्रेनेड फेंका, वो बंदे की हिम्मत देखो, वो भी बड़ा टेक्निक वापस का भी आ काम है। सकता था वो। कि लेट के फेंकना, ऊपर आर्मी वाला बंदा है। एक उस जोर से वो उस जगह पे पहुंचता भी नहीं। असल में वो खराबी उसी वक्त हुई थी जब वो उन्होंने ग्रेनेड फेंका था। वो थोड़ा सा ज्यादा जोर से पहले वो आगे गुजरा, थोड़ा सा आगे निकल गया, तो इनको तो लगा कि भाई साहब हमारा ग्रेनेड जो है हो सकता है सही निशाने पे लग गया हो, तो लेकिन वो बच गए थे। उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। तो पता चल गया भी उन्होंने अटैक बात जो है वो गलतियां भी हो जाती हैं, जंग में गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से जान भी जाती है। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी, लेकिन इसमें ना वैसा ना उधर तारक भाई बोलना, ना फायर निकालना, ताकि दुश्मन को ये पता ना चल जाए कि इस जगह पर बैठे हुए हैं, जब हमला करने के लिए आ रहे हैं। वैसा भी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिम्मतें अपनानी पड़ती बिल्कुल ही है। कम था, जैसे 50 मीटर कह रहे हैं। नहीं 200-250 मीटर दो सौ नहीं एंड पर एंड पर। 50 मीटर ही कह रहे हैं। हाँ हाँ, तभी तो 50 मीटर हाँ, हो। फेंक लेकिन दिया। 50 मीटर की हाइट पे लेटे लेटे ग्रेनेड फेंकना थोड़ा मुश्किल ही लगता और है। 150 मीटर वही ना। सीधा सीधा तो फेंकना हो तो वो और बात है। हाँ वो सीधा खड़े होकर ही भाई साहब बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो बात है। वैसा 50 मीटर की हाइट पे ग्रेनेड फेंकना मेरे ख्याल में काफी दिक्कत है, क्योंकि भाई हम भी थ्रो करते रहते हैं। वो थोड़ा सा एक तो लेटे लेटे खड़ा होकर भी फेंके तो वो उसके लिए भी काफी ताकत और जोर के साथ वो फेंकना बिल्कुल पड़ेगा। भाई साहब। तो हो सकता है भाई साहब ज्यादा नजदीक चले गए हो। ये लेकिन कहने का मतलब तारक भाई यही है कि इंडियन आर्मी ने भाई साहब कमाल ये उसमें- बहादुरी के साथ अरे पाकिस्तान आर्मी ने तो कुछ नहीं भाई साहब किया है। पाकिस्तान आर्मी का भी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बाद में ही कुछ वो नहीं रेस भी किया। तो खाई है ना। ये भी तो देखो ना। ये हुआ कैसे था कि इनका पहले मुआहदा था कि भाई साहब जब सर्दियां आ जाएगी ना तो पीछे इंडियन हट आर्मी पीछे हट जाएगी, इस पे पहाड़ी पे कब्जा कोई नहीं करेगा, ठीक है। जब इंडियन आर्मी नीचे उतर गई कुछ तो चांद पहले देखे। मुआहदा था, उसके बाद ये क्या हुआ जी, ये वो नीचे उतर गए, ये ऊपर बैठ गए कब्जा कर। अच्छा। इंडियन आर्मी को पता चला, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इसको छुड़ाना है। उसके बाद उन्होंने फिर ये मिशन शुरू किया। पाकिस्तान आर्मी को भगाया। भगाया ही है, नहीं भगाया 1999 की जंग में। सही हो गई। तो भाई साहब यहाँ पे बात ये है कि भाई जज्बा जो है ना, अगर कोई बंदा बोलता है कि सिर्फ दूसरे को मुसलमानों में ही है, जज्बात ये में, गलत बात है। ये गलत बात होगी। जो भी बंदा, जो भी आर्मी जिस भी कंट्री की हो, वो भाई साहब अपने कंट्री की हिफाजत के लिए लड़ता है बिल्कुल। और अपनी जान की बाजी वो लगा जाता है, वो डरता नहीं। तो इसमें भाई साहब जो इनको जो परमवीर चक्र मिला है वो इनकी बहादुरी की वजह से ही मिला है। तो ऐसे थोड़ी मिल जाता, सबको थोड़ी देते हैं। सही बात है। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। और ऐसे बहादुरों की जो होते ना, देख के बंदा इंस्पायर होता है। इनकी जो लाइफ स्टाइल या उनकी स्टोरी सुन के इंस्पायर होते हैं। जो नए आर्मी के जो नए जवान होते हैं, सही बात है। हिम्मत जो है ना भाई साहब, जंग का माहौल हो ना, उसमें हिम्मत अगर बंदे ने छोड़ दी तो गया। तो गया। ये सीधी सी बात है। अगर बहादुरी के साथ लड़ेगा तो भाई साहब शान के साथ, जब वो एक शहीद होता है ना, इसमें फर्क यही होता है कि एक जब शहीद होता है ना, उसको जब दफनाते हैं तो उसकी शान होती है उसमें, सही बात है। बुज़दिली नहीं होती उसकी। सही बात है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। और भी कुछ इस तरह की कुछ जंगी स्टोरी हो तो जरूर बताइएगा, ऐसी वीडियो रिकमेंड कीजिएगा। हमें भी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।